जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यूनेस्को के सभी 38 स्थलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनेस्को का जो ये टॉपिक है वह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम में इससे कई सारे प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। तो याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन, ये इसका पूरा नाम है। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 को। कब? 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसकी वर्तमान में महानिदेशक हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं फ्रांस की आंद्रे एजोले। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि एनटीपीसी में ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा बैंक के जो हमारे एग्जाम होते हैं उनके लिए शुरू किए गए कई सारे नए कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उद्देश्य बैच शुरू किया गया है आरआरबी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। 8 फरवरी को ये शुरू हो चुका है। उसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए एक क्रैश कोर्स भी शुरू हुआ है। बेसिकली ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। तो ये भी आपका 8 फरवरी को ही शुरू हुआ है। जो हमारे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होता है उसके लिए एक्सेलरेटर बैच की भी यहाँ पर शुरुआत हुई है। अब बताएं आपको कि इन कोर्सेज की खास बात क्या है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर बैंक एग्जाम का जो आपका सिलेबस है उसे टू दी पॉइंट कवर किया जाता है, यानी कि जो आपके बैंक एग्जाम के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं केवल उतनी ही चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। भारत के जो बैंक के क्षेत्र में टॉप एजुकेटर हैं उनसे आपको यहाँ पर सीखने का मौका मिलता है। लेक्चर के बाद में आपको यहाँ पर मुफ्त में पीडीएफ भी दिया जाएगा, जिससे आप लोग आसानी के साथ में चीज़ों को रिवाइज कर सकें। समय समय पर आपकी तैयारी की जांच के लिए यहाँ पर वीकली क्विज भी कंडक्ट करवाए जाते हैं और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलेगा, यानी कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वह आप डायरेक्टली एजुकेटर से पूछ सकते हैं। तो इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से क्लिक करके अगर आप चाहें तो इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आपको यहाँ पर फीस पे करना हो तो उससे पहले आपको यूज करना है कोड KV10 और इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, कोड आपको यूज करना है KV10 और नीचे आपको इन सभी कोर्सेज की लिंक दी गई है। अब बात करते हैं कि यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर किस प्रकार से जो हमारे धरोहर स्थल होते हैं उनको मान्यता दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि दुनिया भर में जो भी हमारे सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल या फिर नेचुरल साइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए, यानी कि उनको संरक्षित करने के लिए धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो इसका प्रोसीजर क्या है वह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम लोग कभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर प्रोसीजर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आपको याद रखना है कि वर्तमान में हमारे देश में कुल 38 यूनेस्को के स्थल हैं। कितने हैं? 38 यूनेस्को के स्थल हैं, जिसमें हमारे 30 सांस्कृतिक यानी कि ये हमारे कल्चरल हैं। 7 की बात करें तो ये प्राकृतिक हैं, यानी कि ये नेचुरल हैं, और एक आपका है मिश्रित, यानी कि एक आपका है मिक्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्थल किस देश में है? तो चीन और इटली में 55 स्थल हैं। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किस देश में आपको सबसे ज़्यादा यूनेस्को के स्थल मिलेंगे। तो कहाँ पर हैं? चीन और इटली में आपको 55 स्थल देखने को मिलेंगे। अब आइए चार्ट के माध्यम से पहले हम सभी स्थलों और वे किस राज्य में हैं उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में जो इसमें से महत्वपूर्ण है उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना है कि पहली बार हमारे देश में 1983 में 4 स्थलों को यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल किया गया था। कौन कौन सी थी? अजंता की गुफा जो कि आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, एलोरा की गुफाएं जो कि आपको महाराष्ट्र में ही मिलेंगी, यानी कि 2 आपके महाराष्ट्र की थी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो आगरा का किला है और उत्तर प्रदेश में जो ताजमहल है, इनको 1983 में यूनेस्को के द्वारा धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर बात करते हैं 1984 की। तो 1984 में भी 2 स्थलों को मान्यता मिली थी। कौन कौन से? एक तो था हमारे कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में, और एक हमारे हैं महाबलीपुरम के स्मारक, तो ये आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। तो ध्यान रखिएगा, 1984 में 2 स्थलों को यहाँ पर मान्यता दी गई थी।
और एनटीपीसी के एग्जाम में सीधा यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो प्राकृतिक यानी कि ये जो यूनेस्को स्थल है इसको किस साल यूनेस्को ने अपनी साइट के रूप में दर्जा दिया था। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर किस ईयर किस साइट को दर्जा दिया गया था इसके बारे में भी ध्यान रखने की आवश्यकता रखनी है। फिर बात करते हैं 1985 की। तो ध्यान रखिएगा 1985 में कुल मिलाकर के 3 हमारे स्थल हैं जिनको यहाँ पर मान्यता दी गई थी। कौन कौन से? एक तो हमारा है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि आपको मिल जाएगा असम में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपको मिलेगा असम में, और एक हमारा है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क ये आपको मिलेगा राजस्थान में। तो 1985 में इन तीनों को यूनेस्को ने अपने स्थल के रूप में मान्यता दी थी। फिर बात करते हैं 1986 की। तो 1986 में भी 2 स्थलों को यहाँ पर मान्यता मिली थी। एक तो थे आपके गोवा के चर्च एंड कॉन्वेंट, क्या थे? गोवा के चर्च एंड कॉन्वेंट, और दूसरा आपके थे खजुराहो समूह के स्मारक। तो खजुराहो समूह के जो स्मारक हैं ये आपको मध्य प्रदेश राज्य में मिलेंगे। फिर बात करते हैं 1986 की। तो ध्यान रखिएगा 1986 में यहाँ पर 2 को मान्यता दी गई थी और 1986 में इन दोनों स्थलों को भी मान्यता दी गई थी। एक तो हमारे हैं हम्पी समूह के स्मारक ये आपको मिलेंगे कर्नाटक में। 1986 में ही फतेहपुर सीकरी को भी मान्यता मिली थी और ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा 1983 में भी 4 स्थलों को मान्यता मिली थी और 1986 में भी 4 स्थलों को मान्यता मिली थी। फिर बात करते हैं 1987 की। तो ये आप देख सकते हैं 1987 में भी 4 स्थलों को यहाँ पर मान्यता मिली है। कौन कौन से स्थल हैं? तो एक हमारे हैं पतदकल समूह के स्मारक जो कि आपके कर्नाटक में है। एलिफेंटा की गुफाएं ये आपको महाराष्ट्र के मुंबई में मिलेंगी। इसके अलावा ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल ये आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है इसमें हमारे कई सारे मंदिर शामिल हैं। कौन कौन से? जैसे एक हमारा बृहद्रीश्वर का मंदिर हो गया चोलापुरम में, एक हमारा ऐरावतेश्वर का मंदिर हो गया और एक हमारा है बृहदीश्वर का मंदिर। तो बृहदेश्वर का जो मंदिर है वह आपको तंजावुर में भी मिलेगा और एक मिलेगा चोलापुरम में। तो इन दोनों मंदिरों को यहाँ पर ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के अंतर्गत यूनेस्को ने अपने विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। उसके बाद में 1987 में ही जो हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है पश्चिम बंगाल में, इसको भी यूनेस्को ने अपने धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। फिर बात करते हैं 1988 की। तो 1988 में जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड में, उसको यहाँ पर विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। अब एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है और उत्तराखंड में ही आपको मिलेगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क। तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय पार्क है इसको मान्यता दी गई थी 2005 में, लेकिन यूनेस्को ने इसको एक ही स्थल के रूप में शामिल किया है। किसके रूप में? एक ही स्थल के रूप में शामिल किया है। तो ध्यान रखेंगे नंदा देवी को मान्यता 1988 में मिल गई थी, लेकिन जो हमारी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है यानी कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क है इसको 2005 में मान्यता दी गई थी। फिर बात करते हैं 1989 की। तो 1989 में जो हमारे सांची का बौद्ध स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, इसको यहाँ पर मान्यता दी गई थी। 1993 की बात करें तो हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, इसको मान्यता मिली थी। 1993 की बात करें तो जो हमारा कुतुब मीनार है दिल्ली में, इसको मान्यता दी गई थी। फिर बात करते हैं 1999 की। तो ध्यान रखिएगा 1999 में माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के रूप में पश्चिम बंगाल में जो हमारा दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है उसको मान्यता मिली थी। उसके बाद में यूनेस्को के द्वारा 2005 में जो तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी रेलवे है इसको मान्यता दी गई और 2008 में जो हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे है इसको मान्यता दी गई थी। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया की कैटेगरी में कुल मिलाकर के 3 रेलवे हैं जिनको मान्यता मिली है। कौन कौन से? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी पहाड़ी रेलवे तमिलनाडु में और कालका शिमला रेलवे जो कि आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो इन तीनों को माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के रूप में मान्यता मिली है। फिर बात करते हैं 2002 की। तो 2002 में जो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स है बिहार के बोध गया में, इसको मान्यता दी गई थी। 2003 की बात करें तो भीमबेटका रॉक शेल्टर जो कि आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, इसको मान्यता दी गई थी। 2004 की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, इसको मान्यता दी गई थी। 2004 में ही चंपानर
पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, ये आपको मिलेगा गुजरात में, इसको मान्यता दी गई थी। 2007 की बात करते हैं तो लाल किला कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हमारा लाल किला है दिल्ली वाला, उसको यहाँ पर मान्यता दी गई थी। 2010 की बात करें तो जंतर मंतर, जो कि आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिलेगा, इसको भी मान्यता दी गई थी। फिर बात करते हैं 2012 की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2012 में यूनेस्को के द्वारा जो हमारे यहाँ पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है, उसको मान्यता दी गई थी। अब पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र से लेकर के पूरे केरल तक विस्तृत है। तो अलग अलग स्थानों पर जो हमारे कई सारे इसमें पार्क आते हैं, उनको मान्यता मिली थी। जैसे कि केरल में आपको मिलेगा अगस्तमलाई, केरल में ही आपको मिलेगा पेरियार, और केरल में ही आपको मिलेगा अन्नामलाई। तो इन तीनों को मान्यता यूनेस्को के द्वारा पश्चिमी घाट की कैटेगरी में मिला हुआ है। तमिलनाडु में आपको मिलेगा नीलगिरी, इसको भी यहाँ पर मान्यता मिला हुआ है। कर्नाटक में आपको मिलेगा ताल कावेरी, तो इसको मान्यता मिला था। कर्नाटक में ही है कुद्रेमुख, इसको मान्यता मिला हुआ है। और महाराष्ट्र में आपको मिलेगा सह्याद्री। तो ये जो आपके 7 यहाँ पर हैं, इनको पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी कैटेगरी में यूनेस्को के स्थलों के रूप में शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ यूनेस्को के स्थल में शामिल की गई हैं, उनमें इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि अगस्तमलाई, पेरियार, अन्नामलाई, नीलगिरी, ताल कावेरी, कुद्रेमुख और सह्याद्री, इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। फिर चलते हैं 2013 में। तो 2013 में जो हमारे राजस्थान के किले हैं, उनको यहाँ पर मान्यता दी गई थी। अब राजस्थान में आपको कई सारे ऐतिहासिक किले मिलेंगे, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, कुंभलगढ़ का किला है, रणथंभौर का किला है, अंबर का किला है, जैसलमेर के किले हैं, और आपके हैं गैगरौन के किले। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो हमारे 6 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किले हैं, उनको 2013 में यूनेस्को ने अपनी विरासत स्थल के रूप में शामिल किया था। फिर चलते हैं 2014 में। तो 2014 में 2 स्थलों को मान्यता मिली थी। एक तो है हमारी रानी की वाव, जो कि आपको मिलेगी गुजरात में, और एक हमारा है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो 2014 में इनको मान्यता मिली थी। फिर बात करते हैं 2016 की। तो 2016 में कुल 3 स्थलों को मान्यता दी गई थी। एक तो हमारा हो गया नालंदा महाविहार, जो कि आपको बिहार राज्य में मिलेगा। 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को मान्यता मिली थी, ये हमारा है सिक्किम में। और 2016 की बात करें तो ले कार्बूसियर की जो वास्तुकला है चंडीगढ़ में, इसको यहाँ पर यूनेस्को ने अपने विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी थी। फिर चलते हैं 2017 में। तो 2017 में अहमदाबाद, जो हमारे भारत का पहला विरासत शहर बना था, गुजरात राज्य का ये शहर है, इसको यूनेस्को ने मान्यता दी थी। 2018 की बात करते हैं तो विक्टोरियन, गोथिक व आर्ट डेको एंसेंबल, जो कि आपको महाराष्ट्र के मुंबई में मिलेगा, इसको मान्यता दी गई थी। और 2019 में हमारे यहाँ का जो 38वां स्थल है, उसके रूप में जयपुर शहर को मान्यता दी गई थी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 2017 में हमारे यहाँ पर एक शहर के रूप में अहमदाबाद को पहली बार मान्यता मिली थी, और 2019 में जयपुर को यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था अपने स्थल के रूप में। तो यहाँ पर हमने चार्ट के माध्यम से इनको जान लिया है। तो जो लोग चाहें वीडियो को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। अब हम लोग इनमें से जो आपके सबसे महत्वपूर्ण हैं, उनको यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे, यानी कि उनकी थोड़ी बहुत विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पद्दकल समूह के स्मारकों के बारे में। तो ये जो हमारे स्मारक हैं, वे आपको कर्नाटक के बागलकोटे जिले में मालप्रभा नदी के पास में मिलेंगे। कहाँ पर? मालप्रभा नदी के पास में ये मिलेंगे। तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ पर बनाए गए जैन और हिंदू मंदिर इसमें शामिल हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे हैं पद्दकल समूह के स्मारक, और 1987 में इनको यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई थी। फिर बात करते हैं हम्पी समूह के स्मारकों की। तो कर्नाटक के विजयनगर में आपको ये मिलेगा, और इसमें विरूपाक्षका मंदिर भी शामिल किया गया है। किसका? विरूपाक्षका मंदिर भी इसमें शामिल है। और आपने सुना होगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर जो शहर है, हरिहर और बुक्का नाम के 2 लोगों के द्वारा स्थापित किया गया था 14वीं शताब्दी में, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी उस समय हम्पी। और यूनेस्को के द्वारा 1986 में इसको अपने हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे 50 रुपए की नई वाली नोट है, उसमें आपको हम्पी समूह के स्मारक मिलेंगे। किस पे? 50 रुपए के नोट पर। फिर बात करते हैं
कोणार्क सूर्य मंदिर की। तो ये तो लगभग 2 से 3 बार आपके एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। कोणार्क सन टेम्पल की बात करते हैं तो इसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। और चलिए नीचे आपको कमेंट में बताना है कि व्हाइट पैगोडा के नाम से हम किसे जानते हैं, उसका नाम आप नीचे कमेंट में बताएंगे। तो कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो उड़ीसा का जो पुरी जिला है वहाँ पर आपको मिलेगा महानदी डेल्टा, और वहीं पर ये हमारा स्थित है। पूर्वी गंगा सल्तनत के एक राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव प्रथम, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो इसमें 24 पहियों में 6 घोड़े के साथ भगवान सूर्य के रथ का निर्माण किया गया है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और 1984 में इसको मान्यता मिली थी। और जो हमारे 10 रुपए का नोट होता है उस पर आपको कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं लाल किला की। तो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 12 मई 1638 को इसके निर्माण की शुरुआत की गई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। इसको 2007 में शामिल किया गया था। और इसके वास्तुकार का नाम पूछा जाता है, यानी कि किसने इसको डिजाइन किया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा लाल किले को डिजाइन किया गया था। और 1638 से 1648 यानी कि 10 वर्षों के बीच में इसका निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखेंगे लाल किला के बारे में, ये आपको मिल जाएगा दिल्ली में। फिर बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो हमारे पत्थर होते हैं उनको काट करके 2री शताब्दी बीसी में इनका निर्माण किया गया था। किसका? अजंता की गुफाओं का। 1983 में जब पहली बार 4 स्थलों को दर्जा मिला था उसी समय इनको भी दर्जा दिया गया था। और ये हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं। फिर बात करते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। तो ये भी आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मिलेंगी। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो यादव सल्तनत के द्वारा जैन गुफाएं, राष्ट्रकूट सल्तनत के द्वारा हिंदू और बौद्ध धर्म की गुफाओं का निर्माण किया गया था। यानी कि एलोरा की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे हिंदू धर्म, ये हमारे बौद्ध धर्म और ये हमारे जैन धर्म तीनों से संबंधित है। तो 600 से लेकर के 1000 सी के बीच में इसका निर्माण किया गया था। यूनेस्को स्थल में ये 1983 में ही शामिल हुआ था। और जो हमारे 20 रुपए का नया वाला नोट है उस पर भी आपको इसके चित्र देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाओं की। तो मुंबई में जो एलिफेंटा द्वीप है उसके ऊपर आपको एलिफेंटा की गुफाएं मिलेंगी। यहाँ पर आपको कई सारे केओ टेम्पल मिलेंगे, जैसे कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। और 2री शताब्दी में बनाए गए बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो इसे 1987 में यूनेस्को स्थल के रूप में शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की। तो मध्य रेलवे का ये आपका मुख्यालय है और महाराष्ट्र के मुंबई में ये आपको मिलेगा। तो 1887 से 88 में जो हमारे वास्तुकार थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवन, कौन थे? फ्रेडरिक विलियम स्टीवन, उनके द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। 2004 में यूनेस्को के स्थल में इसे शामिल किया गया और इसका पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, यानी कि जो हमारा रेलवे स्टेशन है, इसका पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। तो ये आपके एनटीपीसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर हम बात करते हैं विक्टोरियन व आर्ट डेको एंसेंबल की। तो ये आपको महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिलेगा। तो 19वीं शताब्दी के दौरान जो हमारे विक्टोरियन नियो गोथिक का निर्माण किया गया था, यानी कि जो हमारे वर्तमान में मुंबई का हाई कोर्ट है, और 20वीं शताब्दी में आर्ट डेको का निर्माण किया गया था। तो इसमें भी हमारे कई सारे जो स्थल हैं वे शामिल हैं, जैसे कि एरोस थिएटर हो गया, राजा बाई क्लॉक टावर हो गया। तो ये देख सकते हैं राजा बाई क्लॉक टावर है, ये आपका एरोस थिएटर है, मुंबई विश्वविद्यालय है। तो ये सारे हमारे इसमें शामिल हैं और 2018 में इसको मान्यता दी गई थी। फिर बात करते हैं गोवा के चर्च और कॉन्वेंट की। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि 1986 में इसको मान्यता मिली थी। तो गोवा में हमारे बहुत सारे चर्च और कॉन्वेंट हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इनकी संख्या ज़्यादा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको शामिल नहीं किया है। फिर चलते हैं जंतर मंतर। तो जंतर मंतर ये आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखने को मिलेगा। महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1734 में। और 2010 में यूनेस्को ने इसे अपने स्मारक स्थल के रूप में शामिल किया है। फिर चलते हैं चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क की तरफ, यानी कि ये हमारा एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है जो कि आपको गुजरात के पंचमहल जिले में मिलेगा। तो चावड़ा सल्तनत के राजा थे वनराज चावड़ा,
उनके द्वारा 8वीं शताब्दी में चंपानेर शहर को स्थापित किया गया था और वहीं पर आपको मिलेगा चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। तो चंपा जो है ये इनके किसी दोस्त का नाम था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है और यूनेस्को के द्वारा 2004 में इसे शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं रानी की वाव की। तो गुजरात के पतन शहर में ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी समय तक ये हमारे ज़मीन में दबा हुआ था, यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर आ गई थी। तो लगभग 600 से 700 सालों तक ये ज़मीन में दबा हुआ था। उसके बाद में जब 1950 के दशक में यहाँ पर खुदाई की गई तो तब जाकर के इसके बारे में पता चला था। तो ये भी हमारे काफ़ी शानदार इमारत है। 50 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। सॉरी, 50 तो मैंने आपको ऊपर भी बताया है, थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। 50 रुपये के नोट पर ही है या किसी अन्य नोट पर है। रानी की वाव की बात करें तो 2014 में इसे शामिल किया गया था और 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश के एक शासक थे जिनका नाम था भीमदेव प्रथम। तो इनकी पत्नी उदयमती के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो उदयमती की बात करें तो सौराष्ट्र के राजा खिंगारा की ये बेटी थी और भीम प्रथम की ये पत्नी थी। सोलंकी वंश के राजवंश थे और उन्हीं के लिए इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, यानी कि आप ध्यान रखेंगे उदयमती जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर बात करते हैं खजुराहो समूह के स्मारकों की। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर हैं, नागर शैली की स्थापत्य शैली है और कई सारी आपको इरोटिक यहाँ पर मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। इसी के लिए प्रसिद्ध है। तो चंदेला राजवंश के दौरान 1885 एडी से 1050 एडी के बीच में इसका निर्माण किया गया था। शामिल कब हुआ था? तो 1986 में ये शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं भीमबेटका के रॉक शेल्टर की। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये भी आपको मिलेगा। यहाँ पर कई सारी आपकी पहाड़ियाँ हैं। 650 यहाँ पर रॉक शेल्टर आपको मिलेंगे इस प्रकार से, और इसे 2003 में यूनेस्को ने अपने स्थलों की सूची में शामिल किया था। फिर बात करते हैं सांची के बौद्ध स्मारक की। तो ये भी आपके एनटीपीसी में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। इसकी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको मिलेगा सांची के बौद्ध स्मारक। तो सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था और जो हमारे देश में सबसे प्राचीन स्टोन स्ट्रक्चर हैं उनमें से आपका एक है सांची का बौद्ध स्मारक। इसे हम लोग सांची का स्तूप भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1989 में इसे यूनेस्को ने अपने स्थलों के रूप में शामिल किया था। फिर बात करते हैं महाबोधि मंदिर परिषद का। तो ये आपको बिहार के बोधगया में मिलेगा और 3री BC में जो हमारे महान सम्राट अशोक थे उनके द्वारा बनाया गया ये पहला मंदिर था। तो याद रखिएगा सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया ये पहला मंदिर था और 2002 में यूनेस्को ने इसे अपने स्थल के रूप में शामिल किया था। फिर बात करते हैं महाबलीपुरम के स्मारकों का जो समूह है। तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ये देखने को मिलेंगे। 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान जो हमारे पल्लव सल्तनत के राजा थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो 40 स्थलों को यहाँ पर 1984 में विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया था। तो ध्यान रखिएगा महाबलीपुरम के स्मारक आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं आगरा के किला की। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में ये आपको मिलेगा। अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और 1983 में यूनेस्को ने इसे दर्जा दिया था। फिर बात करते हैं ताजमहल की। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में आपको देखने को मिलेगा और मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 17वीं शताब्दी में अपनी रानी मुमताज महल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। 1983 में इसे दर्जा मिला था और जो हमारे दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें से एक आपका है ताजमहल। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। तो फतेहपुर सीकरी की बात करें तो 1571 से लेकर के 1585 तक सम्राट अकबर की ये राजधानी रही थी। तो ये आपको याद रखना है। फतेहपुर सीकरी में जो हमारे विरासत स्थल हैं उनमें आपको जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती का जो मकबरा है, पंचमहल है, हिरण मीनार है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और इसे 1983 में दर्जा दिया गया था। फिर बात करते हैं, ये 1983 नहीं है, ये डेट आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में ये आपको बिल्कुल दक्षिण किनारे में देखने को मिलेगा और ये हमारे एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और 1974 में इसे एक राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। किसका? राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। फिर बात करते हैं कुतुब मीनार और उसके स्मारकों की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 12वीं शताब्दी में इसके निर्माण की नींव रखी गई थी दिल्ली में। बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। अब कुतुब मीनार और उसके स्मारकों की सूची की अगर हम बात करें तो इसमें आपका अलाई दरवाज़ा शामिल है, अलाई मीनार शामिल है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद शामिल है, इल्तुतमिश का मकबरा शामिल है। तो ये सारे हमारे इस कॉम्प्लेक्स में शामिल किए गए हैं।
फिर बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की। तो हुमायूं की पत्नी थी बीगा बेगम, जिन्हें हम लोग हाजी बेगम के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा 1569 से 70 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। और इसकी खास बात करें तो यहाँ पर जो इसकी डिजाइन है और जिस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है वह हमारे भारत में नवाचार यानी कि इनोवेशन के दृष्टिकोण से पहला ऐसा बनाया गया मकबरा था। तो 1993 में यूनेस्को ने इसको अपने हेरिटेज साइट के रूप में दर्जा दिया था। फिर बात करते हैं हमारे यहाँ पर जो पर्वतीय रेलवे है। तो मैंने आपको बताया पर्वतीय रेलवे में 3 हमारे रेलवे शामिल हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, 1999 में पहली बार इसको दर्जा मिला था। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे 2005 में इसे दर्जा मिला था और कालका शिमला रेलवे 2008 में इसको दर्जा दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मैंने कोशिश की कि कम से कम समय में आपको यहाँ पर चीज़ें समझा सकूँ, इसीलिए कई बार जो हमारी टंग होती है वहाँ भी स्लिप हो जाती है, तो उसके लिए मैं आपसे यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा। मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम समय में मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।